Dear students, first of all, very much good morning to all of you. हमारा जो यूनिट कंटिन्यू है वो है स्टाफिंग का। स्टाफिंग के यूनिट के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट वाज रिक्रूटमेंट एंड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर हमने इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कंप्लीट कर लिया है और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट भी कंप्लीट कर लिया है। आज की जो वीडियो है उस वीडियो के अंदर जो हमने लास्ट वीडियो में एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो हमने डिस्कस किए थे और नियर बाई हमारे पास 11 एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हैं, उनकी इवैल्यूएशन करेंगे। उनकी इवैल्यूएशन से मतलब कि उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज इवैल्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सबसे पहले हम इसकी मेरिट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसकी डीमेरिट्स डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है क्वालिफाइड पर्सनल। जो सबसे मेन बेनिफिट है वो ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का वो ये है कि हमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से नॉर्मली मोर क्वालिफाइड पर्सन्स मिलते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमेशा बेनिफिशियल रहते हैं। दूसरा पॉइंट इसके अंदर हमारे पास आता है वाइडर चॉइस। अगर हम कंपेयर करें इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का, तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर हमारे पास चॉइस ज़्यादा होती है, चॉइस ज़्यादा बड़ी होती है, जिसमें से हमने अपने एम्प्लॉयज़ को जिसमें से हमने अपने एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करना है। मीन टू से क्या है कि अगर हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स कम होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स ज़्यादा होते हैं, जिसमें से ज़्यादा बेटर एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट की बात करें दैट इज़ फ्रेश टैलेंट। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की हेल्प से हमारे पास न्यू टैलेंट या आप कह सकते हो फ्रेश टैलेंट हमारी कंपनी के अंदर एंटर करता है। फोर्थ पॉइंट की बात करें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की हेल्प से हमारी कंपनी के अंदर न्यू यंग जनरेशन की एंट्री होती है, या आप कह सकते हो कि हमारे पास फ्रेश टैलेंट की एंट्री होती है और नए एम्प्लॉय हमारी कंपनी के अंदर आकर अपॉइंट होते हैं। तो इससे एक नए एम्प्लॉय और पुराने एम्प्लॉय के बीच में कंपटीशन की फीलिंग आती है कि वी आर बेटर देन अदर्स। तो जब इस तरह की फीलिंग्स पैदा होगी तो डेफिनेटली उनकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी, नए एम्प्लॉय की भी और पुराने एम्प्लॉय की भी। और जब उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी तो अल्टीमेटली कंपनी को उसका बेनिफिट मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट की बात करें लेस चांस ऑफ फेवरिज्म। अब क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर जो लोग अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए कंपनी के अंदर, वो नॉर्मली क्या होते हैं, कंपनी के लिए बिल्कुल फ्रेश फेसिस होते हैं। फ्रेश फेसिस से मतलब कि उनके बारे में जो सिलेक्शन करने वाले लोग हैं, सिलेक्शन करने वाली कमेटी है, उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं जानते। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि फेवरिज्म के चांस कम से कम होते हैं, या आप कह सकते हो बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि वो किसी को जानते नहीं। तो बिल्कुल उनके टैलेंट को अच्छे से तरह से चेक करके ही उनमें से किसी एक अच्छे व्यक्ति को, उसमें से किसी एक टैलेंटेड व्यक्ति को ही कंपनी के लिए सेलेक्ट किया जाता है। तो ये तो नियर बाई 5 पॉइंट से जो कंपनी के एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के लिए की मेरिट्स थी। अब डिस्कस करते हैं डी मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की। सबसे पहली है डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। जब भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को यूज़ किया जाता है तो उसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये जाता है कि जो ऑलरेडी काम कर रहा है कंपनी के अंदर एग्जिस्टिंग स्टाफ जो है उसके बीच में एक डिससेटिस्फेक्शन अराइज हो जाती है। क्योंकि ऐसा होता है कि हायर पोस्ट के ऊपर अगर बाहर से किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया जाता है और जो लोग ऑलरेडी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं लोअर पोस्ट के ऊपर, तो मीन टू से उनके प्रमोशनल एवेन्यूज़ खत्म हो जाते हैं, उनके प्रमोशन के चांसेस खत्म हो जाते हैं और उनके मन में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अराइज हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज डिससेटिस्फेक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ की एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की वजह से हमारा जो ऑलरेडी स्टाफ काम कर रहा है उसके दिमाग में डिससेटिस्फेक्शन अराइज हो जाती है। सेकंड पॉइंट की बात करें लेंथी प्रोसेस। जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है वो एक बहुत लेंथी प्रोसेस है। इसके अंदर जैसे हमें पहले एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है अपनी वैकेंसीज़ की। एडवर्टाइजमेंट करने के बाद हमें एप्लीकेशंस रिसीव करते हैं, लेने के बाद हम सिलेक्शन प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। तो इट इज़ ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होने की वजह से भी ये थोड़ा सा हमारे लिए कॉस्टली साबित भी होता है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हम इसमें कॉस्टली प्रोसेस।
अब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, वो एक कॉस्टली प्रोसेस भी है। कॉस्टली प्रोसेस इसलिए है क्योंकि कंपनी को हर स्टेप पर जितने भी स्टेप्स एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर हैं, उन सब स्टेप्स के ऊपर कंपनी को एक्सपेंस करने पड़ते हैं, खर्चा करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सबसे पहले कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है, तो कंपनी मान लीजिए टेलीविजन पर एडवर्टाइज कर रही है या न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज कर रही है, तो वहाँ पर कंपनी को पेमेंट करनी पड़ती है। उसके बाद कंपनी को सारे सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए भी खर्चा करना पड़ता है। उसके बाद अगर कोई कंपनी में जब नया एम्प्लॉय आता है तो उसकी ट्रेनिंग भी करानी पड़ती है, उसकी इंडक्शन भी करवानी पड़ती है, उसकी डेवलपमेंट के लिए भी कुछ चार्जेस, कुछ खर्चा करना पड़ता है। तो इस सारा का सारा खर्चा कंपनी के ऊपर पड़ता है। तो अल्टीमेटली अगर हम कहें तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कंपनी के लिए एक हैवी एक्सपेंडिचर है। फोर्थ पॉइंट की बात है, चांस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर हम हर स्टेप को बहुत स्क्रूटनी से करने के बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते कि जो एम्प्लॉय हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं वो 100% एक्सीलेंट होगा, 100% टैलेंटेड होगा। और अगर एक छोटी सी भी, अगर हमने एक भी सिलेक्शन रॉन्ग कर दी, अगर एक भी सिलेक्शन हमने गलत करी है, तो वह कंपनी के लिए हैवी कॉस्टली पड़ती है, कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक पड़ जाती है। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर। और लेबर टर्नओवर, पहले तो आपको यहाँ पर लेबर टर्नओवर का मीनिंग मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। लेबर टर्नओवर का मीनिंग है कि बार बार कंपनी के एम्प्लॉयज़ का बदलना रहना, बदलते रहना। मतलब कि एक कंपनी में एक एम्प्लॉय आया, वो फिर कुछ टाइम काम करके छोड़ के चला गया, फिर कोई दूसरा एम्प्लॉय आया, वो कुछ टाइम काम करके फिर छोड़ के चला गया। मीन टू से लेबर का बार बार मूवमेंट होना, लेबर का बार बार छोड़ के जाना कंपनी को। दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर। अब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का लेबर टर्नओवर के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। मीन टू से लेबर टर्नओवर कि जब किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को इस बात की ये बात कन्विंस हो जाती है कि उनकी कभी प्रमोशन होगी ही नहीं, हमेशा जो हायर पोस्ट पे है वो बाहर से लोगों को अपॉइंट किया जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को जब ये विश्वास हो जाता है कि हमारी कभी प्रमोशन नहीं होगी, तो जैसे ही उनको किसी बाहर की कंपनी में कोई प्रमोशन एवेन्यू मिलता है, कोई प्रमोशन मिलती है या कोई जॉब मिलती है, तो ऑटोमेटिकली वो कंपनी में बिना किसी देरी के छोड़ के चले जाएंगे। इससे कंपनी को नुकसान होता है। ऑल दिस पॉइंट्स वर अबाउट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एट लास्ट मैं आप सब यही कहूँगा कि इन सब मेरिट्स और डीमेरिट्स को डिस्कस करके ये नहीं कह सकते कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़िया है या बहुत ज़्यादा बेकार है, लेकिन इसकी भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है और इसकी भी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और फ़ायदेमंद भी है कंपनी के लिए। तो कंपनी को जब भी रिक्रूटमेंट करे तो बड़ी सोच समझ के उसको ये देखना चाहिए कि हमें इंटरनल सोर्स यूज़ करना है या एक्सटर्नल सोर्स यूज़ करना है। सभी की डीमेरिट्स को देखते हुए उनकी डीमेरिट्स को कम करना है और उनकी मेरिट्स का फ़ायदा उठाना है। सो एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। राइट फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो, जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें हम सिलेक्शन टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।